नमस्कार साथियों, आज हम जेंडर स्टीरियोटाइप लैंगिक रूढ़ियुक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। जेंडर स्टीरियोटाइप दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला जेंडर और दूसरा स्टीरियोटाइप। जेंडर का अर्थ जैसा कि आप सभी जानते हैं, केवल लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाना और केवल जन्म के आधार पर पुरुष को उच्च स्थान प्रदान करना और स्त्री को निम्न स्थान प्रदान करना। इसी के साथ साथ पुरुष को अनेक प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जबकि स्त्रियों को अनेक प्रकार के अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। इस संपूर्ण सामाजिक निर्मिति को हम जेंडर कहते हैं। दूसरा शब्द हमारे पास आता है स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप को समझने के लिए हमें स्टीरियोटाइप को समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टीरियोटाइप वास्तव में होता क्या है? स्टीरियोटाइप का सर्वप्रथम प्रयोग 1922 में वाल्टर लिपमैन ने किया था। वाल्टर लिपमैन ने बताया कि जब हम किसी वस्तु, विषय या घटना के विषय में कोई दृढ़ धारणा बना लेते हैं जिसका कोई वैज्ञानिक या तार्किक आधार नहीं होता है, उसे हम स्टीरियोटाइप या रूढ़ियुक्ति कहते हैं। रूढ़ियुक्ति को समझने के लिए हमें अन्य परिभाषाओं को भी देखना आवश्यक है। बैरन तथा बर्न कहते हैं कि किसी समूह के सदस्यों के बारे में विश्वासों का एक ऐसा संग्रह जिसमें विवेकपूर्ण आधार की कमी होती है, रूढ़ियुक्ति कहलाता है। बैरन तथा बर्न कहते हैं, जब हम किसी समूह के सदस्यों के बारे में एक ऐसी राय बना लेते हैं जिसका कोई तार्किक आधार नहीं होता है या फिर जिसका कोई विवेकपूर्ण आधार नहीं होता है, उसे हम रूढ़ियुक्ति कहते हैं। जैसे महिलाओं के विषय में हम एक आम धारणा बना लेते हैं कि महिलाएं पुरुषों से कमज़ोर होती हैं, या महिलाओं को घर में रहकर काम करना चाहिए, या महिलाएं बाहर के काम नहीं कर सकती, या उनमें नेतृत्व क्षमता का अभाव होता है। तो समाज में हम देखते हैं कि इस प्रकार की अनेक प्रकार की रूढ़ियुक्तियाँ जेंडर को लेकर है, महिलाओं के विषय में है। दूसरी परिभाषा हम देखते हैं, मेयर तथा फिशर कहते हैं कि रूढ़ियुक्ति में किसी समूह के सदस्यों के बारे में एक स्थूल सामान्यीकरण किया जाता है जिसमें वैयक्तिक भिन्नता पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जाता है, तथा साथ ही साथ इस ढंग का सामान्यीकरण नई सूचनाओं के दिए जाने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। मेयर तथा फिशर कहते हैं कि किसी समूह के सदस्यों के बारे में एक ऐसा सामान्यीकरण कर दिया जाता है जो व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित नहीं होता है। जब हम समूह के सदस्यों के विषय में राय बनाते हैं तो यह राय कभी भी संपूर्ण समूह पर लागू नहीं हो सकता। रूढ़ियुक्तियों के माध्यम से हम पूरे समूह के विषय में राय बना लेते हैं और यह राय निश्चित होती है, दृढ़ होती है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब कोई नवीन सूचनाएं हमें प्रदान की जाती है तब भी इस रूढ़ियुक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। रूढ़ियुक्तियों को समझने के लिए हमें इनकी विशेषताओं को समझना आवश्यक है। सबसे पहली विशेषता है मानसिक विश्वास, मेंटल सेटअप। यह पूर्णतः एक मानसिक विश्वास होता है, यानी इसके पीछे कोई तार्किक या वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। हम किसी समूह या समाज या वर्ग के प्रति एक धारणा बना लेते हैं जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है, केवल एक मानसिक आधार होता है। जैसे महिलाओं के प्रति समानता, हम एक धारणा या विश्वास बनाकर रखे हुए हैं। दूसरा बिंदु हम देखते हैं अतिरंजित सामान्यीकरण, एक्सएग्रीगेटेड जनरलाइजेशन। अतिरंजित सामान्यीकरण से तात्पर्य यह है, रूढ़ियुक्ति एक प्रकार का अतिरंजित सामान्यीकरण होता है, यानी कि हम बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। इसमें सच्चाई बहुत ही कम होती है या फिर सच्चाई होती ही नहीं है। जैसे हम सामान्यतः महिलाओं को लेकर अतिरंजित सामान्यीकरण करते हैं कि सुंदर महिलाएं बहुत घमंडी होती हैं, सुंदरता का जो पर्याय है वो गोरापन होना है, गोरे लोग हमेशा सुंदर होते हैं। इस तरह का जो सामान्यीकरण होता है इसे हम अतिरंजित सामान्यीकरण के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा बिंदु हम देखते हैं आम सहमति, जनरल एक्सेप्टेंस। रूढ़ियुक्ति के विषय में आम सहमति होती है, यानी समाज का जो एक बड़ा वर्ग है वह रूढ़ियुक्तियों को लेकर
अपनी सहमति प्रदान करता है। यानी हम जब किसी समूह या वर्ग के विषय में कोई धारणा बनाते हैं तो उस धारणा को समाज के लगभग सभी लोग या समाज का जो बड़ा वर्ग है वह सहमति या स्वीकृति प्रदान करता है। अगला बिंदु हम देखते हैं, वर्ग या समूह की सदस्यता के आधार पर धारणा, assumption based on membership of group और क्लास। रूढ़ि युक्ति केवल उस वर्ग या समूह की सदस्यता के आधार पर ही निश्चित हो जाता है। जरूरी नहीं है कि वह विशेषता उस वर्ग के सभी लोगों के भीतर मौजूद हो, लेकिन जब व्यक्ति किसी वर्ग या समूह में शामिल होता है उसके साथ साथ ही उस वर्ग के प्रति जो रूढ़ि युक्तियां निर्मित की गई हैं वह उस व्यक्ति पर भी स्वतः ही लागू हो जाती है। जैसे हम स्त्रियों को लेकर धारणा बनाते हैं कि स्त्रियां घरेलू काम के लिए दक्ष होती हैं, स्त्रियों को बाहर के काम नहीं दिए जाने चाहिए, तो केवल स्त्री होने से ही ये इस प्रकार की रूढ़ि युक्ति सभी स्त्रियों पर लागू हो जाती है। जबकि हम देखते हैं कि समाज में स्त्रियां आगे आकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि स्त्रियों को केवल घरेलू कार्य ही करने चाहिए, लेकिन रूढ़ि युक्तियों के माध्यम से समाज में ऐसी धारणाएं विद्यमान हैं जो स्त्रियों को अन्य कार्यों को करने से रोकती है। अगला बिंदु हम देखते हैं, स्थिर अवधारणा, फिक्स्ड एजम्पशन। रूढ़ि युक्ति एक प्रकार की स्थिर अवधारणा होती है, इसमें लंबे समय तक कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे तुलसीदास जी ने स्त्रियों को लेकर कहा है कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी हम कहावत देखते हैं कि जेकर घर डौकी सियान ओकरे घर मरे बिहान। हम देखते हैं कि स्त्रियों को लेकर ऐसी बहुत सारी रूढ़ि युक्तियां निर्मित की गई हैं जो समाज में स्थिर अवधारणा के रूप में बनी हुई है। इसमें समय के साथ भी कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, जबकि अनेक ऐसे जोखिम वाले कार्यों में भी स्त्रियां काम कर रही हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। अगला बिंदु, सकारात्मक एवं नकारात्मक। स्टीरियोटाइप या रूढ़ि युक्ति की यह भी विशेषता है कि यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। यानी एक ही रूढ़ि युक्तियां एक वर्ग के लिए सकारात्मक होती हैं तो दूसरे वर्ग के लिए नकारात्मक हो सकती है। जैसे हम ये कहते हैं कि स्त्रियों में नेतृत्व क्षमता नहीं होती है, तो यह स्त्रियों के लिए नकारात्मक रूढ़ि युक्ति है, जबकि इसके साथ साथ हम यह कहना चाह रहे हैं या यह सिद्ध करना चाह रहे हैं कि पुरुषों में स्त्रियों की तुलना में अधिक नेतृत्व क्षमता होती है। तो इस प्रकार की रूढ़ि युक्तियां स्त्रियों के लिए नकारात्मक होने के साथ साथ पुरुषों के लिए सकारात्मक हो जाती है। यानी रूढ़ि युक्तियां केवल नकारात्मक ही नहीं होती, रूढ़ि युक्तियां सकारात्मक भी होती है। अब हम देखते हैं कि समाज में स्त्रियों के प्रति कौन कौन सी रूढ़ि युक्तियां व्याप्त है। जैसे स्त्रियां भारी काम नहीं कर सकती, स्त्रियों की बुद्धि पुरुषों की तुलना में कम होती है, महिलाएं पुरुषों की तरह शारीरिक श्रम नहीं कर पाती हैं, महिलाओं को देर रात तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, बेटी पराया धन होती है, पति परमेश्वर होता है, पत्नियों को अत्याचार सहकर भी ससुराल में रहना चाहिए, बेटी की डोली मायके से उठती है और अर्थी ससुराल से, महिलाओं में नेतृत्व क्षमता या निर्णय लेने की क्षमता कम होती है, महिलाएं सामान्यतः घबरा जाती हैं, महिलाएं बहुत ज़्यादा बातूनी होती हैं। ऐसी अनेक सी बातें हम लोग देखते हैं जो समाज में स्त्रियों को लेकर बनी हुई हैं और यही जेंडर स्टीरियोटाइप या लैंगिक रूढ़ि युक्तियाँ कहलाती हैं। लैंगिक रूढ़ि युक्तियों या जेंडर स्टीरियोटाइप के कारण स्त्री और पुरुषों में जो भेदभाव पहले से निर्मित है वह भेदभाव आगे भी लगातार जारी है। जब तक हम लैंगिक रूढ़ि युक्ति या जेंडर स्टीरियोटाइप को हम दूर नहीं करेंगे तब तक हम जेंडर समानता की बात नहीं कर सकते। जो रूढ़ि युक्तियां समाज में स्त्रियों को लेकर बनी हुई हैं उन्हीं रूढ़ि युक्तियों के आधार पर हम विद्यालय में भी अनेक कार्य करते हैं।
जिसका प्रभाव जेंडर पर पड़ता है, और जेंडर का जो भाव है वह धीरे धीरे करके और ज़्यादा दृढ़ होता जाता है। तो स्कूलों में ऐसी कौन कौन सी रूढ़ि युक्तियाँ, कौन कौन सी कार्य हम करते हैं जो जेंडर भाव को बढ़ाता है। भारी काम हम पुरुषों से लेते हैं, जबकि हल्के काम लड़कियों से कराए जाते हैं। जैसे टेबल बेंच खसकाना हो तो हम लड़कों को बुलाते हैं, लड़कों को बोलकर खसकाने कहते हैं, जबकि लड़कियों से साफ सफाई, झाड़ू पोछा इत्यादि के काम कराए जाते हैं। यदि बाल्टी से पानी भरकर लाना हो तो हम लड़कों से बोलते हैं, लड़कियों से नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से जब जोर से आवाज़ लगानी हो तो हम लड़कों से कहते हैं, लड़कियों से नहीं कहते हैं। जब विद्यालय या कक्षा में अनुशासन स्थापित करना हो तो हम लड़कों से कहते हैं, लड़कियों से नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये समझते हैं कि लड़कियां अनुशासन स्थापित नहीं कर पाती हैं, लड़कियां लड़कों की तुलना में कठोर नहीं होती हैं। तो यह एक प्रकार की रूढ़ि युक्ति है। यदि विद्यालय में इस प्रकार की रूढ़ि युक्तियों को हम फॉलो करते रहेंगे तो जेंडर भाव समाप्त करना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप को समाप्त करने के लिए, दूर करने के लिए कौन कौन से हम उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कार्य का समान बंटवारा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। हम विद्यालय में लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का भेदभाव ना करें और कार्य का समान बंटवारा किया जाए। यानी जो काम लड़कियों से कराया जाता है वही काम लड़कों से, और जो काम लड़कों से कराया जाता है वही काम लड़कियों से। समान बंटवारा जब होगा तो निश्चित रूप से स्टीरियोटाइप या रूढ़ि युक्तियाँ स्कूल में धीरे धीरे करके कम होगी। दूसरा बिंदु हम देखते हैं कि कार्य का विशेषीकरण ना किया जाना। कार्य का विशेषीकरण कहने का तात्पर्य यह है कि किसी कार्य को किसी वर्ग विशेष के लिए सीमित ना करना। यानी झाड़ू पोछा केवल लड़कियां लगाएंगी, लड़के केवल भारी काम करेंगे क्योंकि वो शारीरिक रूप से सक्षम या बलवान है। इस प्रकार का कोई विशेषीकरण हम विद्यालय में नहीं करेंगे। जब इस प्रकार का विशेषीकरण नहीं होगा तो सभी बच्चों को, लड़के और लड़कियों को कार्य करने का बराबर अवसर प्राप्त होगा। तीसरा बिंदु हम देखते हैं दायित्वों का चक्रीय क्रम में विभाजन। जेंडर स्टीरियोटाइप को दूर करने के लिए हम विद्यालय में जितने भी गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं उसे चक्रीय क्रम में बांटें। बगीचे की साफ सफाई, प्रार्थना का संचालन, अनुशासन, व्यवस्था लड़के और लड़कियों से चक्रीय क्रम में कराएं। चक्रीय क्रम कहने का तात्पर्य यह है निरंतरता में सभी काम सभी बच्चों को सौंपे जाए। यानी क्लास में अगर रंगोली बनाना है तो रंगोली बनाने का अवसर लड़कों को भी मिले और लड़कियों को भी मिले। अगला बिंदु हम देखते हैं शिक्षक की सोच में परिवर्तन। जब तक शिक्षक की सोच में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक जेंडर स्टीरियोटाइप में परिवर्तन लाना असंभव है। ये शिक्षक को भी यह मानना चाहिए कि लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का भेद नहीं है। शिक्षकों के द्वारा सामान्यतः देखा जाता है कि कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है और भारी काम लड़कों और हल्के काम लड़कियों को प्रदान किए जाते हैं। और शिक्षक ये धारणा बना लेते हैं या विश्वास बना लेते हैं कि लड़कों से यही काम करवाना है और लड़कियों से यही काम। तो इस प्रकार की धारणा भी जेंडर भाव को या जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ाता है। शिक्षक की सोच में परिवर्तन आना आवश्यक है। अगला हम देखते हैं दिशा दर्शन कार्यक्रम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम। जेंडर स्टीरियोटाइप को दूर करने के लिए हमें ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें सभी बच्चों को, लड़के और लड़कियों दोनों को एक जगह इकट्ठा करके हमें उन्हें यह बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है और दोनों वह सभी काम कर सकते हैं जिसे एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। केवल लिंग के आधार पर दोनों में अंतर करना ठीक नहीं है। अगला देखते हैं जेंडर संवेदनशीलता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन। जेंडर स्टीरियोटाइप को कम करने के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। बच्चों में जेंडर को लेकर संवेदनशीलता का विकास किया जाना चाहिए। बच्चों को यह समझाने का प्रयास या बताने का प्रयास किया जाना चाहिए कि वास्तव में जेंडर का जो भाव है किस प्रकार से समाज के एक आधे वर्ग या आधी जनसंख्या को प्रभावित कर रहा है
और मानव अधिकार के दृष्टिकोण से भी जेंडर का भाव कितना निकृष्ट और बुरा है। अगला बिंदु, महिला शिक्षकों का रोल मॉडल होना। जेंडर रूढ़ियुक्तियों को दूर करने के लिए महिला शिक्षकों को भी विद्यालय में सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी। सामान्यतः महिलाएं ही इस प्रकार का आचरण करती है जिसका प्रभाव बच्चों पर और विशेषकर लड़कियों पर पड़ता है। यदि महिला शिक्षकों के द्वारा विद्यालय में नेतृत्व किया जाएगा, यदि महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षक दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे तो धीरे धीरे विद्यालय की सभी लड़कियों में आत्मविश्वास की भावना का विकास होगा। अगला बिंदु हम देखते हैं, विदुषियों की जयंतियां मनाना। सामान्यतः हम जितने महापुरुष होते हैं उनकी जयंती तो मनाते हैं, लेकिन विदुषियों की जयंती नहीं मनाते। यहाँ तक कि पाठ्यक्रम में भी बहुत ज़्यादा विदुषियों को स्थान नहीं दिया गया है। तो विद्यालय में हम जितनी विदुषियाँ हैं, जो महिलाएं ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट और अनोखे काम किए हैं, उनकी जयंतियाँ या उनके विषय में विद्यालय में बताया जाए, जिससे लड़कियों और लड़कों में इस प्रकार की भावना का विकास हो कि जो काम लड़के कर सकते हैं वह काम लड़कियां भी कर सकती हैं। अगला बिंदु, पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं को स्थान व महत्व देना। हम जब विज्ञान, गणित, हिंदी या अन्य विषय पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि महिलाओं का स्थान वहाँ पर तुलनात्मक रूप से कम है। कुछ ऐसे चैप्टर भी हैं जिसमें महिलाओं को घर के काम करते हुए दिखाए गए हैं और पुरुषों को बाहर काम करते हुए। यह भी जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ाता है कि महिलाओं को घर के काम करने चाहिए और पुरुषों को बाहर के काम। पुरुषों को राजा, सैनिक, सेनापति इत्यादि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और स्त्रियों को रानी के रूप में या फिर घर में काम करती हुई सामान्य स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर पुरुषों और स्त्रियों की जो रूढ़ियुक्त छवि है इसको पाठ्यपुस्तकों में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका प्रभाव बच्चों पर भी देखने को मिलता है। पाठ्यपुस्तकों में स्त्रियों को भी शासक के रूप में प्रस्तुत करना होगा। अब आपने देखा होगा झांसी की रानी भी जब अंग्रेजों से लड़ती हैं तो पीठ पर अपने बच्चे को बांध कर रखती हैं। तो यह भी एक प्रकार से रूढ़ियुक्त छवि का निर्माण करती हैं कि स्त्रियां यदि लड़ने भी जाएंगी, मोर्चे पे जाएंगे, तब भी जो है बच्चों को साथ में लेकर जाएंगे, यानी स्त्रियों का काम बच्चों को संभालना है। तो इस तरह की जेंडर युक्तियाँ जो समाज में विद्यमान हैं, यह कहीं ना कहीं स्त्रियों की छवि को आगे बढ़ने से या स्त्रियों की छवि को सुधरने से रोक रहा है। स्त्रियों को आज भी घर के काम का चूल्हा चौकी तक सीमित करके रखा गया है और जेंडर स्टीरियोटाइप के आधार पर स्त्रियों को समाज में वह अवसर नहीं मिल रहा है जो पुरुषों को मिल रहा है। केवल इसी आधार पर स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। विद्यालय की यह महत्वपूर्ण भूमिका है कि जेंडर स्टीरियोटाइप को कम से कम किया जाए या फिर इसे समाप्त किया जाए। विद्यालय जेंडर स्टीरियोटाइप को कम करने के लिए पाठ्यपुस्तक, शिक्षक की गतिविधियाँ, शिक्षक का व्यवहार, विद्यालय में होने वाली गतिविधियाँ इत्यादि के माध्यम से इसे कम किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।